नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि समाज के वो नियम, वो परंपराएं, वो मान्यताएं, जिन्हें हम सदियों से बिना सवाल किए मानते आ रहे हैं, उन्हें बनाने वाला कौन है? क्या हो अगर कोई एक इंसान खड़ा हो और इन हजारों साल पुरानी दीवारों पर हथौड़े से चोट करना शुरू कर दे? क्या हो अगर कोई कहे कि जिस भगवान को तुम पूजते हो, वो तुम्हें आजाद करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें गुलाम बनाने का एक औजार है? क्या हो अगर कोई कहे कि जिन पवित्र ग्रंथों को तुम सिर पर रखते हो, वे असल में समाज में नफरत और असमानता फैलाने का एक जरिया है? ये सब सुनने में कितना डरावना, कितना विद्रोही लगता है ना? आज हम एक ऐसे ही इंसान की कहानी सुनने वाले हैं, एक ऐसे समाज सुधारक की, एक ऐसे विद्रोही दार्शनिक की, जिसने 20वीं सदी के भारत में विचारों का एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया, जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। उनका नाम था वी रामासामी, जिन्हें उनके कोई लाख अनुयायी प्यार और सम्मान से पेरियार कहकर बुलाते हैं, जिसका मतलब होता है महान व्यक्ति। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की जीवनी नहीं है। ये कहानी है आत्मसम्मान की, ये कहानी है तर्क की, और यह कहानी है उस साहस की जो समाज के सबसे प्रमुख और सबसे पवित्र माने जाने वाले स्तंभों से भी टकराने से नहीं डरता। पेरियार की कहानी आपको असहज कर सकती है, यह आपके विश्वासों को चुनौती दे सकती है, लेकिन यह आपको सोचने पर मजबूर जरूर कर देगी। क्या आप तैयार हैं उस महान विद्रोही के जीवन और विचारों की उस आग में उतरने के लिए, जिसने दक्षिण भारत के पूरे सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, जब सवाल पूछना गुनाह था, एक विद्रोही का जन्म। हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1879 में, तमिलनाडु के ईरोड शहर में। ये वो समय था जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लेकिन समाज गुलामी से भी ज्यादा गहरी और पुरानी जंजीरों में जकड़ा हुआ था, और वो थीं जातिवाद की जंजीरें। समाज हजारों जातियों और उपजातियों में बंटा हुआ था। कौन क्या काम करेगा, कौन किसके साथ खाएगा, कौन कहाँ रह सकता है, और यहां तक कि कौन किस सड़क पर चल सकता है, यह सब कुछ उसके जन्म से ही तय हो जाता था। इस व्यवस्था में सबसे ऊपर थे ब्राह्मण, जिन्हें पवित्र और श्रेष्ठ माना जाता था, और सबसे नीचे थे वो लोग जिन्हें अछूत कहकर समाज से बाहर कर दिया जाता था। धर्म, परंपरा और ईश्वर के नाम पर इस अन्याय को सही ठहराया जाता था। सवाल पूछने की कोई गुंजाइश नहीं थी। जो जैसा चल रहा था, उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना ही धर्म था। इसी घुटन भरे माहौल में एक बहुत ही अमीर और धार्मिक व्यापारी परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया रामासामी। रामासामी का बचपन किसी और बच्चे जैसा नहीं था। उनके अंदर बचपन से ही एक विद्रोही की आत्मा थी। वो हर चीज पर सवाल पूछते थे। उनके घर में रोज पूजा पाठ, भजन कीर्तन और पौराणिक कथाओं का वाचन होता था, लेकिन रामासामी का मन इन सब में नहीं लगता था। वो कथावाचक से ऐसे ऐसे सवाल पूछते थे जो किसी के पास नहीं होते थे। अगर भगवान सर्वशक्तिमान है, तो उसने राक्षस क्यों बनाए? अगर भगवान दयालु है, तो दुनिया में इतना दुख क्यों है? अगर सभी इंसान भगवान की संतान हैं, तो फिर कोई ऊंचा और कोई नीचा कैसे हो सकता है? उनके सवालों से तंग आकर अक्सर उन्हें डांट कर चुप करा दिया जाता था, लेकिन उनके अंदर की जिज्ञासा की आग कभी नहीं बुझी। वो अपने आस-पास हो रहे भेदभाव को बहुत करीब से देख रहे थे। वो देखते थे कि कैसे उनके ही घर में काम करने वाले निचली जाति के लोगों के लिए अलग बर्तन रखे जाते थे। वो देखते थे कि कैसे ब्राह्मणों को विशेष सम्मान दिया जाता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे एक खास जाति में पैदा हुए थे। यह सब उनके बाल मन को बहुत परेशान करता था। उन्हें यह अन्याय तर्कहीन और क्रूर लगता था। रामासामी की औपचारिक शिक्षा बहुत ज्यादा नहीं हुई। कुछ ही सालों बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने लगे। लेकिन उनकी असली शिक्षा तो समाज की पाठशाला में हो रही थी। वे एक सफल व्यापारी बने, उन्होंने खूब पैसा कमाया, और यहां तक कि अपने शहर के नगर पालिका के अध्यक्ष भी बने। वे एक सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्ति थे। शुरुआती जीवन में वे एक धार्मिक हिंदू की तरह ही थे। उन्होंने कई मंदिरों का प्रबंधन किया, और वे दान पुण्य में भी आगे रहते थे। लेकिन उनके अंदर का विद्रोही, उनके अंदर का तर्कवादी हमेशा जिंदा रहा। वो लगातार उन पाखंडों और अंधविश्वासों पर सवाल उठाते रहे जो उन्होंने धर्म के नाम पर होते हुए देखे। उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली थी
जो उनके इस शक को एक यकीन में बदल देगी। एक ऐसी घटना जो उनके अंदर की बची खुची आस्था को भी हमेशा के लिए नष्ट कर देगी और उन्हें उस रास्ते पर धकेल देगी जो उन्हें पेरियार बनाने वाला था। यह घटना थी उनकी काशी यात्रा। काशी यानी वाराणसी, जिसे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, जहां हर हिंदू अपनी जिंदगी में एक बार जरूर जाना चाहता है। रामासामी भी एक खोजी की तरह इस पवित्र शहर में गए, यह जानने के लिए कि क्या वहां उन्हें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन वहां उन्होंने जो देखा, उसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्होंने वहां धर्म के नाम पर पाखंड, गंदगी और घोर भेदभाव का नंगा नाच देखा। उन्होंने देखा कि कैसे पुजारियों के लिए धर्म सिर्फ पैसा कमाने का एक धंधा था। लेकिन सबसे अधिक झटका उन्हें तब लगा जब वे एक धर्मशाला में खाना खाने गए, जिसे उनके ही जैसे एक अमीर व्यापारी ने बनवाया था। लेकिन क्योंकि वे एक गैर ब्राह्मण थे, उन्हें उस धर्मशाला में घुसने से ही रोक दिया गया। भूखे प्यासे रामासामी को यह देखकर इतना गहरा आघात लगा कि जिस धर्म की पवित्रता की खोज में वे आए थे, उसी धर्म ने उन्हें अपनी ही बनाई हुई जगह पर एक जानवर से भी बदतर समझकर बाहर निकाल दिया था। यह सिर्फ एक अपमान नहीं था, यह एक ज्ञान का क्षण था। उस दिन रामासामी को यह एहसास हुआ कि यह भेदभाव किसी इंसान की गलती नहीं, बल्कि इस धर्म की जड़ों में ही कोई बहुत बड़ी शरण है। काशी से जो रामासामी वापस लौटे, वो एक बदले हुए इंसान थे। उनके अंदर अब कोई भ्रम नहीं बचा था। उन्हें अपना दुश्मन पता चल गया था और उन्होंने फैसला कर लिया था कि वे अपनी पूरी जिंदगी इस दुश्मन से लड़ने में लगा देंगे। लेकिन यह युद्ध शुरू कैसे हुई? चैप्टर नंबर 2, कांग्रेस के साथ मोहभंग। जब आजादी की युद्ध में भी दिखा जातिवाद। काशी की घटना ने रामासामी के मन में धर्म और जाति व्यवस्था के खिलाफ एक आग तो जला दी थी, लेकिन उस आग को एक राजनीतिक दिशा मिली महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन से। 20वीं सदी की शुरुआत में पूरे देश में आजादी की लहर दौड़ रही थी। रामासामी भी इस लहर से अछूते नहीं रहे। वे गांधी जी के विचारों, खासकर उनके खादी, शराबबंदी और छुआछूत मिटाने के अभियानों से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजनीतिक आजादी के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार के लिए भी लड़ रही है। इसी उम्मीद के साथ 1919 में वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और जब वे किसी काम में लगते थे तो पूरी जान से लगते थे। उन्होंने पूरे जोश के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिया, अपने फायदे वाले व्यापार को छोड़ दिया और अपने परिवार की महिलाओं को भी शराब की दुकानों के सामने धरना देने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी लगन और उनके संगठनात्मक कौशल को देखकर जल्द ही वे तमिलनाडु कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता बन गए और यहां तक कि मद्रास प्रेसिडेंसी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी चुने गए। उनके राजनीतिक जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण अध्याय था वैकोम सत्याग्रह। यह सत्याग्रह 1924-25 में केरल के वैकोम शहर में हुआ था। वहां के प्रसिद्ध शिव मंदिर के चारों ओर की मार्गों पर अवर्णों यानी निचली जातियों के लोगों का चलना मना था। यह एक घोर अमानवीय और अपमानजनक प्रथा थी। जब वहां के स्थानीय नेताओं ने इसके खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, तो उन्होंने मदद के लिए रामासामी को बुलाया। रामासामी बिना एक पल सोचे अपनी अध्यक्षता का पद छोड़कर वैकोम पहुंच गए। उन्होंने वहां जाकर इतने जोशीले भाषण दिए और इतने प्रभावी ढंग से आंदोलन का नेतृत्व किया कि त्रावणकोर की सरकार घबरा गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें एक बार नहीं बल्कि दो दो बार गिरफ्तार किया गया और कठोर कारावास की सजा दी गई। लेकिन वे झुके नहीं। उनके इस असाधारण साहस और बलिदान के कारण ही अंततः मंदिर की ओर जाने वाली सड़कें सभी के लिए खोल दी गईं। इस जीत ने रामासामी को पूरे दक्षिण भारत में एक हीरो बना दिया और उन्हें वैकोम वीरर यानी वैकोम का नायक की उपाधि मिली। यह सब देखकर तो ऐसा लगता है कि रामासामी को कांग्रेस में अपना घर मिल गया था, एक ऐसी जगह जहां वे अपनी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ सकते थे। लेकिन सतह के नीचे कुछ और ही पक रहा था। रामासामी धीरे धीरे यह महसूस कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी, खासकर तमिलनाडु में ब्राह्मण नेताओं का बहुत ज्यादा दबदबा है। वे देखते थे कि पार्टी के अंदर भी गैर ब्राह्मणों के साथ भेदभाव होता है और जब भी वे सामाजिक सुधार, खासकर आरक्षण जैसे मुद्दों को उठाने की कोशिश करते, तो उनकी बातों को अनसुना कर दिया जाता था। उन्हें यह लगने लगा था कि कांग्रेस के ज्यादातर नेता
सिर्फ अंग्रेजों से राजनीतिक सत्ता छीनकर अपने हाथों में लेना चाहते हैं। वे समाज के अंदरूनी ढांचे को, इस जातिवादी व्यवस्था को बदलने में कोई खास रुचि नहीं रखते। और फिर वो घटना घटी जो ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। यह घटना थी चेरन्मा देवी गुरुकुलम का विवाद। यह एक स्कूल था जिसे कांग्रेस के एक राष्ट्रवादी नेता चलाते थे और इसे कांग्रेस पार्टी से पैसा भी मिलता था। लेकिन इस स्कूल में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण छात्रों के लिए अलग अलग बैठने और खाने की व्यवस्था थी। ब्राह्मण बच्चों को अलग साफ सुथरी जगह पर खाना खिलाया जाता था, जबकि गैर ब्राह्मण बच्चों को अलग बैठाया जाता था। जब रामासामी को इस भेदभाव का पता चला तो वे आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस के सिद्धांतों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। जो पार्टी छुआछूत मिटाने की बात करती है, उसी के पैसे से चल रहे स्कूल में ऐसा घोर जातिवाद हो रहा है। उन्होंने इस मुद्दे को पार्टी के अंदर जोर शोर से उठाया। उन्होंने गांधी जी तक को इस बारे में लिखा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पार्टी के प्रमुख नेता इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और कोई ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं है, तो उनका कांग्रेस से पूरी तरह से मोहभंग हो गया। उन्हें यह यकीन हो गया कि इस 1925 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। यह एक बहुत महत्वपूर्ण और साहसिक कदम था। उन्होंने एक स्थापित राजनीतिक दल की सुरक्षा और शक्ति को छोड़ दिया था और अब वे अकेले खड़े थे। लेकिन वे असल में अकेले नहीं थे। उनके पास एक विचार था, एक ऐसा विचार जो कांग्रेस की राजनीतिक आजादी के विचार से भी ज्यादा क्रांतिकारी था। और वो विचार था आत्मसम्मान का। चैप्टर नंबर 3, सबसे शक्तिशाली हथियार, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत। कांग्रेस छोड़ने के बाद रामासामी एक ऐसे चौराहे पर खड़े थे जहां से उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना था। उन्होंने देख लिया था कि राजनीतिक पार्टियां सामाजिक सुधार को लेकर गंभीर नहीं हैं। उन्हें यह एहसास हो गया था कि असली लड़ाई राजनीतिक सत्ता की नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान की है। असली गुलामी अंग्रेजों की नहीं, बल्कि उस जातिवादी मानसिकता की है जिसने कोई लाख लोगों को हजारों सालों से गुलाम बनाकर रखा है, जिसने उनसे उनकी इंसान होने की गरिमा ही छीन ली है। और इसी एहसास से 1925 में एक ऐसे आंदोलन का जन्म हुआ जिसने दक्षिण भारत के इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। उस आंदोलन का नाम था आत्मसम्मान आंदोलन। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी, ये एक सामाजिक और वैचारिक क्रांति थी। इसका कोई झंडा नहीं था, इसका कोई चुनाव चिन्ह नहीं था। इसका सिर्फ एक ही मकसद था, दबे कुचले शोषित और गैर ब्राह्मण समाज के अंदर आत्मसम्मान की भावना को जगाना। आत्मसम्मान, यह शब्द इस पूरे आंदोलन का सार है। पेरियार, जैसा कि अब लोग उन्हें बुलाने लगे थे, का मानना था कि जब तक एक इंसान खुद अपना सम्मान नहीं करेगा, तब तक दुनिया उसका सम्मान कभी नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सदियों से धर्म और शास्त्रों का इस्तेमाल करके गैर ब्राह्मणों, खासकर शूद्रों और दलितों के दिमाग में यह बात भर दी गई है कि वे जन्म से ही हीन हैं, अशुद्ध हैं और उनका काम सिर्फ ऊंची जातियों की सेवा करना है। यह एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक गुलामी है। पेरियार ने कहा कि इस गुलामी की जंजीरों को कोई और नहीं तोड़ेगा, इन्हें तुम्हें खुद तोड़ना होगा। और इसकी शुरुआत होती है सवाल पूछने से। उन सभी परंपराओं, उन सभी रीति रिवाजों, उन सभी धार्मिक मान्यताओं पर सवाल पूछो जो तुम्हें नीचा दिखाती हैं, जो तुम्हें गैर बराबरी का एहसास कराती हैं। आत्मसम्मान आंदोलन ने सीधे सीधे उस हर चीज पर हमला किया जिसे वह ब्राह्मणवादी वर्चस्व का प्रतीक मानता था। पेरियार ने कहा कि वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, ये सब ग्रंथ आर्यों द्वारा लिखे गए हैं और इनका मकसद द्रविड़ों यानी दक्षिण के मूल निवासियों को सांस्कृतिक रूप से गुलाम बनाना है। उन्होंने इन ग्रंथों की कहानियों का एक बिल्कुल नया, एक तर्कवादी विश्लेषण पेश किया। उन्होंने कहा कि रामायण असल में उत्तर के आर्य राजा राम द्वारा दक्षिण के द्रविड़ राजा रावण पर विजय की कहानी है, जो एक तरह का नस्लीय और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद था। उन्होंने लोगों से इन ग्रंथों को जलाने और उनकी सत्ता को नकारने का आह्वान किया। यह उस समय के लिए एक बहुत ही विस्फोटक और साहसी कदम था। लोग जिन कहानियों को सुनकर बड़े हुए थे, जिन पात्रों को वे भगवान मानते थे, पेरियार उन सब पर सवाल उठा रहे थे। इस आंदोलन का दूसरा मुख्य निशाना था वो सारे कर्मकांड और रीति रिवाज जो ब्राह्मणों के बिना पूरे नहीं हो सकते थे। पेरियार का मानना था कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, शादी से लेकर श्राद्ध तक, हर मौके पर ब्राह्मणों की उपस्थिति को अनिवार्य बनाकर
इस व्यवस्था ने उन्हें समाज का एक अनिवार्य और श्रेष्ठ अंग बना दिया है। इसीलिए उन्होंने आत्मसम्मान विवाह की शुरुआत की। यह एक क्रांतिकारी कदम था। यह एक ऐसा विवाह होता था जिसमें कोई पुजारी नहीं होता था, कोई मंत्रोच्चार नहीं होता था, कोई फेरे नहीं होते थे। युवक और युवती बिना किसी जाति बंधन के बस एक दूसरे को माला पहनाकर और समानता और सम्मान के साथ जीवन जीने का वादा करके शादी कर लेते थे। यह सिर्फ एक शादी की रस्म नहीं थी, यह धर्म और जाति की सत्ता को सीधी चुनौती थी। यह इस बात का ऐलान था कि हमें अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों के लिए किसी पुजारी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। आत्मसम्मान आंदोलन ने लोगों को अपने नाम के आगे से अपनी जाति का उल्लेख करने वाले उपनामों को हटाने के लिए भी प्रोत्साहित किया। पेरियार का मानना था कि ये उपनाम हमें लगातार हमारी जाति की याद दिलाते हैं और ऊंच नीच की भावना को जिंदा रखते हैं। उन्होंने अंतरजातीय विवाहों और अंतर्भोज का भी जोर शोर से समर्थन किया ताकि जातियों के बीच की दीवारें टूट सकें। यह आंदोलन सिर्फ एक सामाजिक सुधार आंदोलन नहीं था, यह एक सांस्कृतिक और बौद्धिक क्रांति थी। यह लोगों को कह रहा था, सोचो, तर्क करो, सवाल पूछो, किसी भी बात को सिर्फ इसीलिए मत मान लो क्योंकि वो हजारों सालों से चली आ रही है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और अपनी गरिमा को पहचानो। पेरियार ने लोगों के हाथ में कोई हथियार नहीं दिया, उन्होंने उनके हाथ में एक आईना थमा दिया जिसमें वे अपनी असली ताकत और अपने आत्मसम्मान को देख सकते थे। लेकिन इस आंदोलन का सबसे प्रमुख दुश्मन कौन था? वो कौन सी एक चीज थी जिसे पेरियार इंसानियत की सारी समस्याओं की जड़ मानते थे? चैप्टर नंबर 4, जब भगवान सवालों के घेरे में आए, पेरियार का तर्कवाद और नास्तिकता। आत्मसम्मान आंदोलन की जड़ में एक बहुत ही गहरा और क्रांतिकारी दर्शन था और वो था तर्कवाद। पेरियार का मानना था कि इंसान और जानवर में सबसे मुख्य फर्क यही है कि इंसान के पास सोचने और तर्क करने की क्षमता है, लेकिन धर्म और अंधविश्वास ने इंसान से उसकी यह सबसे प्रमुख ताकत ही छीन ली है। उन्होंने कहा कि हमें हर उस विचार, हर उस विश्वास को तर्क की कसौटी पर कसना चाहिए। अगर कोई बात तर्क पर खरी उतरती है तो उसे मानो, और अगर नहीं तो उसे बिना किसी डर के खारिज कर दो, चाहे वो कितनी भी पुरानी या कितनी भी पवित्र क्यों न मानी जाती हो। यही तर्कवाद पेरियार को सीधे सीधे धर्म और ईश्वर की अवधारणा के साथ टकराव में ले आया। पेरियार भारत के सबसे मुखर और सबसे निर्भीक नास्तिकों में से एक थे। वे ईश्वर के अस्तित्व को ही नकारते थे। उनका मानना था कि ईश्वर की अवधारणा इंसान ने अपने डर, अपनी अज्ञानता और अपनी कमजोरी के कारण बनाई है। जब इंसान को यह समझ नहीं आया कि बिजली क्यों कड़कती है या बाढ़ क्यों आती है, तो उसने इन प्राकृतिक घटनाओं के पीछे किसी अदृश्य शक्तिशाली देवता की कल्पना कर ली। पेरियार के लिए ईश्वर की अवधारणा सिर्फ एक भ्रम नहीं थी, यह एक बहुत ही खतरनाक और शोषणकारी औजार था। उन्होंने कहा कि शासक वर्ग, खासकर पुजारी वर्ग, ने ईश्वर का इस्तेमाल आम लोगों को डराने, उन्हें भाग्य और कर्म के जाल में उलझाए रखने और अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए किया है। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि तुम्हारी गरीबी और तुम्हारी दुख तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, इसलिए चुपचाप इसे सहते रहो और अगले जन्म में सुख की आशा करो। पेरियार ने कहा कि यह एक बहुत विशाल साजिश है ताकि गरीब और शोषित लोग कभी भी इस जन्म में अपने अधिकारों के लिए आवाज न उठाएं। पेरियार का धर्म पर हमला बहुत ही सीधा और तीखा होता था। उन्होंने हिंदू धर्म के देवी देवताओं की कहानियों का बहुत ही निर्मम और व्यंग्यात्मक विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि इन कहानियों में देवताओं को इंसानों से भी ज्यादा ईर्ष्यालु, व्यभिचारी और हिंसक दिखाया गया है। वे पूछते थे, जो भगवान खुद अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका, वो तुम्हारी रक्षा कैसे करेगा? या जो देवता खुद अनैतिक काम करते हैं, वो तुम्हें नैतिकता का पाठ कैसे सिखा सकते हैं? उनकी यह बातें बहुत सारे लोगों को क्षुभती थीं, उन्हें ईश निंदा लगती थी। लेकिन पेरियार का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। उनका मकसद था लोगों को सोचने पर मजबूर करना। वो चाहते थे कि लोग अपनी भक्ति में अंधे न हो जाएं, बल्कि अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करें। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध और अक्सर उद्धृत किया जाने वाला कथन है, जिसने भगवान को बनाया वो एक मूर्ख है, जो उसका प्रचार करता है वो एक बदमाश है, और जो उसे पूजता है वो एक बर्बर है। यह एक बहुत ही कठोर बयान है, लेकिन यह उनके दर्शन के सार को दर्शाता है। वे किसी भी ऐसी सत्ता को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे जो तर्क और मानवीय गरिमा से ऊपर हो। उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड, तीर्थ यात्रा
और हर तरह के अंधविश्वास का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि इन सब चीजों पर अपना समय और पैसा बर्बाद करने की बजाय हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार पर ध्यान देना चाहिए। उनका मानना था कि अगर कोई भगवान है भी, तो वो मंदिरों में नहीं, बल्कि इंसानों की सेवा में ही मिल सकता है। पेरियार का नास्तिकता सिर्फ एक नकारात्मक दर्शन नहीं था कि मैं भगवान में नहीं मानता। ये एक बहुत ही सकारात्मक मानवतावाद पर आधारित था। उन्होंने ईश्वर को हटाकर इंसान को केंद्र में रखा। उन्होंने कहा कि हमें किसी अलौकिक शक्ति से मदद की उम्मीद करने की बजाय अपनी समस्याओं को खुद अपनी बुद्धि और अपनी मेहनत से सुलझाना होगा। हमें इस जीवन को, इसी दुनिया को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए, किसी काल्पनिक स्वर्ग या मोक्ष की चिंता करने की बजाय। यह एक बहुत ही सशक्त और जिम्मेदार बनाने वाला विचार है। यह हमें हमारी अपनी जिंदगी का, हमारे अपने समाज का मालिक बनाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा भविष्य किसी ग्रह, नक्षत्र या किसी भगवान के हाथ में नहीं, बल्कि हमारे अपने हाथों में है। लेकिन पेरियार की नजर में समाज का एक और बहुत विशाल वर्ग था, जो धर्म और परंपरा के नाम पर हजारों सालों से शोषित हो रहा था, और वो वर्ग था महिलाएं। चैप्टर नंबर 5, रसोई घर में क्रांति। पेरियार का क्रांतिकारी नारीवाद। अगर हम यह कहें कि पेरियार अपने समय से 100 साल आगे के नारीवादी थे, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस समय देश के कोई सारे नेता भी महिलाओं को सिर्फ देवी या मां के रूप में ही देख पाते थे, उस समय पेरियार महिलाओं को एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में, पुरुषों के बराबर के अधिकारों वाली एक इंसान के रूप में देख रहे थे। उनका मानना था कि भारतीय समाज में महिलाएं दोहरी गुलाम हैं। पहली, वे जाति व्यवस्था की गुलाम हैं, और दूसरी, वे पितृसत्ता की गुलाम हैं। उन्होंने कहा कि जब तक महिलाओं को इस दोहरी गुलामी से आजाद नहीं किया जाता, तब तक एक सच्चे, आत्मसम्मान वाले समाज का निर्माण हो ही नहीं सकता। पेरियार ने पारंपरिक भारतीय परिवार और विवाह की संस्था पर बहुत ही तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि विवाह अपने पारंपरिक रूप में महिलाओं को पुरुषों का कानूनी गुलाम बनाने का एक लाइसेंस है। इसमें पत्नी को पति की संपत्ति समझा जाता है, जिसका काम सिर्फ घर संभालना, खाना बनाना और बच्चे पैदा करना है। उन्होंने उन सभी शब्दों और रस्मों का मजाक उड़ाया जो पत्नी को पति के अधीन दिखाते थे, जैसे कि पतिव्रता या कन्यादान। उन्होंने कहा, कन्या कोई वस्तु नहीं है जिसका दान किया जा सके। उन्होंने उन सभी धार्मिक कहानियों की भी आलोचना की जो महिलाओं को एक आदर्श, त्याग करने वाली और पति की हर बात मानने वाली पत्नी के रूप में प्रस्तुत करती थीं, जैसे कि सीता या सावित्री की कहानियां। उन्होंने कहा कि यह सब महिलाओं को मानसिक रूप से गुलाम बनाने की साजिश है। तो पेरियार इसका क्या समाधान सुझाते थे? उनके विचार आज भी बहुत सारे लोगों के लिए क्रांतिकारी लग सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता पर सबसे ज्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक शिक्षित और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिला को किसी पुरुष के सहारे की जरूरत नहीं होती। वो अपने फैसले खुद ले सकती है। उन्होंने महिलाओं को सरकारी नौकरियों और राजनीति में पुरुषों के बराबर आरक्षण देने की भी वकालत की। दूसरा, जैसा कि हमने पहले देखा, उन्होंने आत्मसम्मान विवाह को बढ़ावा दिया, जिसमें युवक और युवती बराबर के साथी के रूप में एक अनुबंध करते थे, न कि एक मालिक और एक दासी के रूप में। वे प्रेम विवाह और अंतरजातीय विवाहों के बहुत महान समर्थक थे, लेकिन उनके विचार इससे भी कहीं ज्यादा आगे के थे। उन्होंने महिलाओं के अपने शरीर पर अधिकार की वकालत की। उन्होंने गर्भ निरोधन और परिवार नियोजन का पुरजोर समर्थन किया, ताकि महिलाएं बच्चे पैदा करने की मशीन बनकर न रह जाएं। उन्होंने कहा कि एक महिला को यह तय करने का पूरा अधिकार होना चाहिए कि उसे कितने बच्चे पैदा करने हैं या करने भी हैं या नहीं। यह 1930 और 40 के दशक में एक बहुत ही साहसी और अनसुनी बात थी। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और बाल विवाह का खूब विरोध किया। उन्होंने यहां तक कहा कि महिलाओं को पुरुषों की तरह ही संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। उनकी कई मांगों को, जैसे कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, दशकों बाद जाकर कानूनी रूप मिला। यह दिखाता है कि वे अपनी सोच में कितने दूरदर्शी थे। पेरियार का नारीवाद सिर्फ अधिकारों की बात नहीं करता था, वो महिलाओं को अपनी पारंपरिक भूमिकाओं पर सवाल उठाने के लिए भी उकसाता था। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सुंदर दिखने के सामाजिक दबाव से खुद को मुक्त करना चाहिए। उन्होंने गहने पहनने और बहुत ज्यादा श्रृंगार करने को गुलामी का प्रतीक बताया। उन्होंने महिलाओं को छोटे बाल रखने और पुरुषों की तरह पैंट शर्ट पहनने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
यह दिखाने के लिए कि वे किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं हैं। उनका संदेश बहुत साफ था। एक महिला की पहचान उसके शरीर से नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि और उसके चरित्र से होनी चाहिए। पेरियार ने यह समझ लिया था कि समाज की प्रगति का असली पैमाना यह है कि वो अपनी महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करता है। और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी महिलाओं को उनकी जंजीरों को तोड़ने के लिए प्रेरित करने में लगा दी। लेकिन उनकी लड़ाई का एक और बहुत विशाल मैदान था, और वो था भाषा और पहचान का मैदान। चैप्टर नंबर 6, उत्तर बनाम दक्षिण, द्रविड़ पहचान और हिंदी का विरोध। पेरियार की सामाजिक क्रांति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली पहलू था एक अलग द्रविड़ पहचान का निर्माण। यह सिर्फ एक भाषाई या क्षेत्रीय पहचान नहीं थी, ये एक पूरी सांस्कृतिक और नस्लीय पहचान थी, जो उत्तर भारत की आर्य पहचान के विरोध में खड़ी की गई थी। पेरियार का तर्क था कि दक्षिण भारत के लोग, जो द्रविड़ भाषाओं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम को बोलते हैं, वे भारत के मूल निवासी हैं और उनकी अपनी एक बहुत ही प्राचीन, गौरवशाली और समतावादी संस्कृति थी। यह एक ऐसी संस्कृति थी जिसमें जातिवाद और ब्राह्मणवाद नहीं था। पेरियार ने आर्य आक्रमण सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय बहुत प्रचलित था। इस सिद्धांत के अनुसार हजारों साल पहले उत्तर से आए गोरी चमड़ी वाले आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया और यहाँ के मूल निवासी यानी काले रंग के द्रविड़ों को हराकर उन्हें दक्षिण की ओर धकेल दिया या उन्हें अपना गुलाम बना लिया। और यही आर्य अपने साथ अपनी भाषा यानी संस्कृत, अपना धर्म यानी ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और अपनी सामाजिक व्यवस्था यानी जाति व्यवस्था लेकर आए। पेरियार के लिए दक्षिण भारत का पूरा इतिहास इसी आर्य द्रविड़ संघर्ष का इतिहास है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणवाद और जाति व्यवस्था द्रविड़ समाज पर आर्यों द्वारा थोपा गया एक विदेशी और शोषणकारी ढांचा है। इस सिद्धांत ने पेरियार को अपनी सभी सामाजिक बुराइयों के लिए एक ऐतिहासिक व्याख्या दे दी। अब जाति व्यवस्था सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं थी, यह एक नस्लीय और सांस्कृतिक गुलामी का प्रतीक थी। ब्राह्मण सिर्फ एक ऊंची जाति नहीं थे, वे उस विदेशी आर्य संस्कृति के प्रतिनिधि थे जिसने द्रविड़ संस्कृति को नष्ट कर दिया था। इस विचार ने दक्षिण भारत के गैर ब्राह्मणों के बीच एक बहुत ही शक्तिशाली एकजुटता और गर्व की भावना पैदा की। अब वे खुद को सिर्फ एक निचली जाति के सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि एक महान प्राचीन द्रविड़ सभ्यता के वारिस के रूप में देख सकते थे, जिसे अपनी खोई हुई गरिमा को फिर से हासिल करना है। यह द्रविड़ गौरव का विचार आज भी तमिलनाडु की राजनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी द्रविड़ पहचान के विचार से सीधे सीधे जुड़ा था भाषा का सवाल। पेरियार संस्कृत को एक मृत भाषा और आर्यों के वर्चस्व का प्रतीक मानते थे। वे शुद्ध तमिल के इस्तेमाल पर जोर देते थे, जिसमें से संस्कृत के शब्दों को हटा दिया गया हो। लेकिन उनका सबसे प्रमुख और सबसे उग्र संघर्ष हुआ हिंदी भाषा को लेकर। जब आजादी के बाद केंद्र सरकार ने हिंदी को भारत की एकमात्र राष्ट्रभाषा बनाने और उसे सभी स्कूलों में अनिवार्य करने की कोशिश की, तो पेरियार ने इसे हिंदी साम्राज्यवाद कहकर इसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह उत्तर भारत द्वारा दक्षिण भारत पर अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को थोपने की एक और कोशिश है। यह सिर्फ एक भाषा का सवाल नहीं था, यह उनकी पूरी द्रविड़ पहचान और स्वायत्तता का सवाल था। पेरियार ने 1930 के दशक से लेकर अपने जीवन के अंत तक हिंदी को अनिवार्य करने के खिलाफ कई बड़े और हिंसक आंदोलन किए। इन आंदोलनों में हजारों लोगों ने भाग लिया, कई लोगों ने अपनी जानें दी और पेरियार को खुद कई बार जेल जाना हुआ। इन्हीं आंदोलनों के दबाव के कारण केंद्र सरकार को अपनी नीति बदलनी हुई और अंग्रेजी को भी हिंदी के साथ एक सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में बनाए रखना हुआ। यह पेरियार के आंदोलन की एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक जीत थी। इसने यह सुनिश्चित किया कि भारत की भाषाई विविधता बनी रहे। यह हमें सिखाता है कि किसी भी देश की एकता उसकी विविधता का सम्मान करने में ही निहित है, उसे मिटाने में नहीं। लेकिन पेरियार का अंतिम राजनीतिक सपना इससे भी कहीं ज्यादा विशाल और कहीं ज्यादा विवादास्पद था। वो सिर्फ हिंदी से ही नहीं, बल्कि दिल्ली के शासन से भी आजादी चाहते थे। चैप्टर नंबर 7, एक अलग देश का सपना, द्रविड़ नाडु की मांग। पेरियार का आर्य द्रविड़ संघर्ष का सिद्धांत, उनका ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म का विरोध और उनका हिंदी साम्राज्यवाद का विरोध, यह सब अंततः एक ही तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचा, और वो था एक अलग, एक स्वतंत्र देश की मांग।
पेरियार का मानना था कि द्रविड़ लोग अपनी अलग नस्ल, अपनी अलग भाषा और अपनी अलग संस्कृति के कारण एक अलग राष्ट्र हैं और उन्हें भारत के आर्य बहुल शासन के अधीन नहीं रहना चाहिए। उन्होंने एक ऐसे स्वतंत्र देश का सपना देखा जिसमें सभी द्रविड़ भाषी राज्य यानी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक शामिल होंगे। इस काल्पनिक देश का नाम उन्होंने रखा द्रविड़ नाडु या द्रविडिस्तान। ये पेरियार के राजनीतिक जीवन का सबसे चरम और सबसे विवादास्पद कदम था। यह उन्हें सिर्फ एक समाज सुधारक नहीं, बल्कि एक अलगाववादी नेता के रूप में भी स्थापित करता था। उनकी यह मांग आजादी से पहले ही शुरू हो गई थी। जब मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रही थी, तो पेरियार ने भी अंग्रेजों के सामने द्रविड़ नाडु की मांग रखी थी। उनका तर्क था कि जैसे मुसलमान हिंदुओं से अलग हैं, वैसे ही द्रविड़ आर्यों से अलग हैं और इसलिए उन्हें भी अपना अलग देश मिलना चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि वे अंग्रेजों के अधीन रहना पसंद करेंगे, लेकिन उत्तर भारत के ब्राह्मण बनिया शासन के अधीन कभी नहीं रहेंगे। आजादी के बाद भी उन्होंने अपनी इस मांग को नहीं छोड़ा। वे भारतीय संविधान को जलाने और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने जैसे विरोध प्रदर्शनों का भी नेतृत्व करते थे, यह दिखाने के लिए कि वे इस आर्य भारत का हिस्सा नहीं हैं। तो पेरियार ऐसा क्यों कर रहे थे? क्या वे सच में एक देशद्रोही थे? उनके नजरिए से वे एक राष्ट्रवादी थे, लेकिन वे द्रविड़ राष्ट्र के राष्ट्रवादी थे। उन्हें लगता था कि एक एकीकृत भारत में जहां उत्तर भारत की जनसंख्या और राजनीतिक दबदबा हमेशा ज्यादा रहेगा, वहां दक्षिण भारत के हितों की, उसकी भाषा की और उसकी संस्कृति की कभी भी रक्षा नहीं हो सकती। उन्हें डर था कि केंद्र सरकार धीरे धीरे उन पर हिंदी और एक ब्राह्मणवादी हिंदू संस्कृति थोप देगी और उनकी अपनी अनूठी पहचान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उनके लिए द्रविड़ नाडु सिर्फ एक राजनीतिक मांग नहीं थी, यह उनकी संस्कृति और उनके आत्मसम्मान को बचाने की एक लड़ाई थी। यह उस सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह से खारिज करने का एक तरीका था जिसे वे शोषणकारी मानते थे। हालांकि पेरियार का यह सपना कभी पूरा नहीं हुआ। उन्हें दूसरे द्रविड़ भाषी राज्यों से इस मांग के लिए कोई खास समर्थन नहीं मिला, क्योंकि वहां के लोगों की अपनी अलग भाषाई और सांस्कृतिक पहचानें थीं। और 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध के बाद, जब पूरे देश में राष्ट्रीय एकता की एक मजबूत लहर थी, तब भारत सरकार ने अलगाववाद के खिलाफ एक बहुत ही सख्त कानून बनाया। इस कानून के बाद पेरियार के अपने ही राजनीतिक उत्तराधिकारियों ने भी इस अलग देश की मांग को औपचारिक रूप से छोड़ दिया। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि उनका यह विचार पूरी तरह से विफल हो गया? शायद नहीं। भले ही एक अलग देश न बना हो, लेकिन इस मांग ने दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु के अंदर एक बहुत ही मजबूत क्षेत्रीय स्वायत्तता की भावना को जन्म दिया। इसने केंद्र सरकार को यह संदेश दिया कि वो दक्षिण के राज्यों को हल्के में नहीं ले सकती। आज भी तमिलनाडु की राजनीति में राज्यों के अधिकारों, वित्तीय स्वायत्तता और भाषाई पहचान का मुद्दा बहुत ही केंद्रीय है। यह पेरियार की ही विरासत है कि तमिलनाडु आज भी अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को लेकर इतना सजग और मुखर है। तो भले ही उनका द्रविड़ नाडु का सपना एक सपना ही रह गया हो, लेकिन उन्होंने एक द्रविड़ चेतना को जरूर जन्म दिया जो आज भी जिंदा है। लेकिन इस चेतना को राजनीतिक शक्ति में किसने बदला? चैप्टर नंबर 8, गुरु और शिष्य। जब आंदोलन दो हिस्सों में बटा। पेरियार एक महान विचारक और एक करिश्माई आंदोलनकारी थे, लेकिन वे एक संगठन निर्माता भी थे। उन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए एक मजबूत मंच बनाया। 1944 में उन्होंने पहले से मौजूद जस्टिस पार्टी, जो एक गैर ब्राह्मण राजनीतिक दल थी, को पुनर्गठित करके एक नए सामाजिक संगठन का रूप दिया और उसका नाम रखा द्रविड़ करगम या डीके। ये पेरियार के आंदोलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने एक बहुत ही अहम और सैद्धांतिक फैसला लिया। उन्होंने घोषणा की कि डीके कभी भी चुनाव नहीं लड़ेगी। ये एक राजनीतिक पार्टी नहीं, बल्कि एक सामाजिक सुधार आंदोलन ही रहेगी। पेरियार का तर्क क्या था? उनका मानना था कि राजनीति और सत्ता इंसान को भ्रष्ट कर देती है। अगर उनका संगठन चुनाव लड़ने लगेगा, तो उसे वोट हासिल करने के लिए अपने कट्टरपंथी विचारों से समझौता करना होगा। नेता टिकट और मंत्री पद के लालच में आपस में लड़ने लगेंगे और सामाजिक सुधार का असली काम पीछे छूट जाएगा। उनका मानना था कि उनका काम है लोगों की सोच को बदलना, समाज में एक वैचारिक क्रांति लाना। अगर वे लोगों की चेतना को बदलने में सफल हो गए,
तो राजनीतिक सत्ता तो अपने आप ही उन लोगों के हाथ में आ जाएगी जो उनके विचारों का समर्थन करते हैं। वे एक राजा बनाने वाले बनना चाहते थे, खुद राजा नहीं। पेरियार के इस आंदोलन में कई युवा और प्रतिभाशाली नेता उनसे जुड़े, जो उनके भाषणों और उनके विचारों से बहुत प्रभावित थे। और उन सब में सबसे चमकीले सितारे थे C.N. अन्ना दुरई, जिन्हें लोग प्यार से अन्ना यानी बड़ा भाई कहते थे। अन्ना एक बेहतरीन वक्ता, एक प्रतिभाशाली लेखक और एक बहुत ही कुशल रणनीतिकार थे। वे पेरियार के सबसे प्रिय शिष्य और उनके आंदोलन के एक तरह से दूसरे सबसे प्रमुख नेता थे। पेरियार गुरु थे, तो अन्ना उनके सबसे होनहार शिष्य। ऐसा लगता था कि यह जोड़ी मिलकर द्रविड़ आंदोलन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। गुरु और शिष्य के इस खूबसूरत रिश्ते में एक ऐसी दरार पड़ने वाली थी जो इस आंदोलन को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट देगी। यह दरार 1949 में हुई और इसका तात्कालिक कारण था पेरियार का एक बहुत ही व्यक्तिगत फैसला। 70 साल की उम्र में पेरियार ने अपनी एक युवा सहायिका मणियम्मई से शादी करने का फैसला किया, जो उनसे 40 साल से भी ज्यादा छोटी थी। उन्होंने तर्क दिया कि वे यह शादी इसलिए कर रहे हैं ताकि वे मणियम्मई को अपनी संपत्ति और अपने आंदोलन का कानूनी उत्तराधिकारी बना सकें। लेकिन उनके इस फैसले से आंदोलन के अंदर एक बहुत विशाल तूफान आ गया। अन्ना दुरई और उनके कई युवा साथियों के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण झटका था। उन्हें लगा कि पेरियार, जो हमेशा तर्क और सामाजिक सुधार की बातें करते थे, उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो सामाजिक रूप से अनुचित है। उन्हें यह भी लगा कि पेरियार अपने पुराने और वफादार साथियों की बजाय एक नए व्यक्ति को आंदोलन की बागडोर सौंप रहे हैं। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत मुद्दा नहीं था, इसके पीछे वैचारिक मतभेद भी थे। अन्ना दुरई और उनके साथी यह महसूस करने लगे थे कि पेरियार के चुनाव न लड़ने के फैसले के कारण द्रविड़ आंदोलन की सारी ऊर्जा व्यर्थ जा रही है। उन्हें लगता था कि सामाजिक सुधार के साथ साथ राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करना भी जरूरी है, ताकि वे अपने सिद्धांतों को सरकारी नीतियों के रूप में लागू कर सकें। इसी मुद्दे पर अन्ना दुरई ने अपने कई साथियों के साथ द्रविड़ करगम को छोड़ दिया और 1949 में एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया, जिसका नाम था द्रविड़ मुन्नेत्र करगम या DMK। यह द्रविड़ आंदोलन के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण विभाजन था। एक तरफ थे पेरियार और उनका सामाजिक आंदोलन, और दूसरी तरफ थे अन्ना और उनकी नई राजनीतिक पार्टी। अब सवाल यह था कि क्या यह विभाजन इस आंदोलन को कमजोर कर देगा या फिर यह उसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला था। चैप्टर नंबर 9, तमिलनाडु के सिर पर पेरियार का हाथ, एक आंदोलन की स्थायी विरासत। जब अन्ना दुरई ने DMK का गठन किया तो कई लोगों को लगा कि यह पेरियार के आंदोलन का अंत है। गुरु और शिष्य अलग हो चुके थे और आंदोलन दो हिस्सों में बंट गया था। लेकिन असल में यह अंत नहीं, बल्कि एक नई और कहीं ज्यादा शक्तिशाली शुरुआत थी। पेरियार अपने द्रविड़ करगम के साथ अपने सामाजिक सुधार के काम, यानी जातिवाद और अंधविश्वास पर हमला करने में लगे रहे, और अन्ना दुरई ने अपनी DMK के माध्यम से पेरियार के उन्हीं सामाजिक संदेशों को एक आकर्षक राजनीतिक पैकेज में बदलकर आम जनता तक पहुंचाया। अन्ना दुरई ने पेरियार के कट्टर नास्तिकता और अलगाववाद को कुछ नरम किया और उसे तमिल भाषा, संस्कृति और गौरव के मुद्दों के साथ जोड़ दिया। उन्होंने फिल्मों, नाटकों और अपने जोशीले भाषणों का इस्तेमाल करके द्रविड़ आंदोलन के संदेश को घर घर तक पहुंचा दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि DMK बहुत तेजी से तमिलनाडु की राजनीति में एक विशाल ताकत के रूप में उभरी। और फिर आया साल 1967, जो तमिलनाडु के इतिहास में एक मील का पत्थर है। उस साल हुए विधानसभा चुनावों में DMK ने कांग्रेस पार्टी को, जो आजादी के बाद से लगातार सत्ता में थी, बुरी तरह से हराकर एक ऐतिहासिक जीत हासिल की और CN अन्ना दुरई तमिलनाडु के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। यह सिर्फ एक सरकार का बदलना नहीं था, यह एक पूरी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का बदलना था। यह उन गैर ब्राह्मण, दबे कुचले वर्गों की सत्ता में भागीदारी थी जिनके लिए पेरियार ने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष किया था। पेरियार ने खुद कभी चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन उनके वैचारिक पुत्र ने उनकी पूरी विचारधारा को सत्ता के शिखर पर पहुंचा दिया था। कहा जाता है कि जब अन्ना दुरई मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पेरियार से आशीर्वाद लेने गए तो पेरियार की आंखों में खुशी के आंसू थे।
उन्होंने अन्ना से 1967 के बाद से तमिलनाडु की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। आज तक तमिलनाडु में सत्ता इन्हीं दो द्रविड़ पार्टियों यानी डीएमके और उसकी एक शाखा एआईएडीएमके, जिसका गठन बाद में एम जी रामचंद्रन ने किया था, के बीच ही घूमती रही है। इन दोनों पार्टियों के बीच चाहे कितने भी मतभेद हों, लेकिन वे दोनों ही अपनी जड़ें पेरियार के द्रविड़ आंदोलन में ही मानती हैं। पेरियार की विचारधारा आज भी तमिलनाडु की सरकारी नीतियों में गहराई से समाई हुई है। तमिलनाडु में जो 69% आरक्षण की नीति है, जो भारत में सबसे ज्यादा है, वो सीधे सीधे पेरियार के सामाजिक न्याय के संघर्ष का ही परिणाम है। वहां की शादियों का कानून, जो आत्मसम्मान विवाह को कानूनी मान्यता देता है, वो भी पेरियार की ही देन है। वहां की राजनीति में जो भाषाई गौरव और राज्यों के अधिकारों पर जोर दिया जाता है, वो भी पेरियार की ही विरासत है। पेरियार ने हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उन्होंने दिखाया कि एक सच्चा और स्थायी बदलाव सिर्फ राजनीतिक सत्ता बदलने से नहीं आता। वो तब आता है जब आप लोगों की सोच को बदलते हैं, जब आप उनके दिलो दिमाग में आत्मसम्मान और तर्क की भावना को जगाते हैं। उन्होंने पहले एक सामाजिक क्रांति की, और उस सामाजिक क्रांति की कोख से ही एक राजनीतिक क्रांति ने जन्म लिया। वे 94 साल की उम्र तक, अपने जीवन के अंतिम दिन तक अपने मिशन के लिए काम करते रहे, घूम घूम कर भाषण देते रहे और लोगों को जगाते रहे। वे कभी रुके नहीं, वे कभी थके नहीं, और वे कभी डरे नहीं। उनका पूरा जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक अकेला इंसान, अगर उसके पास एक शक्तिशाली विचार और अटूट संकल्प हो, तो वो पूरे समाज का इतिहास बदल सकता है। लेकिन हर महान व्यक्ति की तरह पेरियार भी विवादों से घिरे रहे। उनकी आलोचना क्यों होती है, और अंततः हम उनकी इस जटिल विरासत को कैसे समझ सकते हैं? चैप्टर नंबर 10, एक विवादास्पद मसीहा, पेरियार की जटिल विरासत। अब हम अपनी इस यात्रा के अंतिम छोर पर हैं। हमने पेरियार के जीवन के हर पहलू को देखा, उनके विद्रोह को, उनके संघर्ष को, उनकी जीतों को और उनके दर्शन को। यह तो स्पष्ट है कि वे 20वीं सदी के भारत के सबसे प्रभावशाली और मौलिक विचारकों में से एक थे। उन्होंने कोई लाख लोगों को एक नई आवाज, एक नई पहचान और एक नया आत्मसम्मान दिया। उन्होंने समाज के उस ढांचे पर प्रहार किया जो हजारों सालों से अन्याय पर टिका हुआ था। लेकिन हर महान और क्रांतिकारी व्यक्ति की तरह पेरियार भी एक बहुत ही विवादास्पद व्यक्ति हैं। उनकी विरासत सिर्फ प्रशंसा की ही नहीं है, बल्कि उस पर बहुत सारे गंभीर सवाल भी उठाए जाते हैं। एक संतुलित समझ के लिए हमें उनकी आलोचनाओं को भी देखना और समझना होगा। पेरियार की सबसे प्रमुख आलोचना उनके भाषणों और लेखों की कठोर और भड़काऊ भाषा को लेकर होती है। वे अपने विरोधियों पर, खासकर ब्राह्मणों और हिंदू धर्म पर, बहुत ही तीखे, व्यंग्यात्मक और अक्सर अपमानजनक शब्दों में हमला करते थे। उनके आलोचकों का कहना है कि उन्होंने सामाजिक सुधार के नाम पर समाज में नफरत और विभाजन को बढ़ावा दिया। उन्होंने ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के बीच एक ऐसी खाई पैदा कर दी जिसे पाटना बहुत मुश्किल है। वे कहते हैं कि पेरियार ने कुछ चुनिंदा ब्राह्मणों के गलत कामों के लिए पूरे के पूरे समुदाय को दोषी ठहरा दिया, जो कि खुद एक तरह का अन्याय है। यह एक बहुत ही गंभीर आरोप है, और यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सामाजिक न्याय की लड़ाई में भाषा की कोई सीमा होनी चाहिए। दूसरी मुख्य आलोचना उनके आर्य द्रविड़ सिद्धांत को लेकर होती है। आज के ज्यादातर इतिहासकार और आनुवंशिक विज्ञानी यह मानते हैं कि आर्य आक्रमण का वो पुराना सिद्धांत, जिसमें बाहर से आए आर्यों ने द्रविड़ों को हराया था, वो बहुत ही सरलीकृत और शायद गलत भी है। भारत के लोगों का आनुवंशिक इतिहास कहीं ज्यादा जटिल और मिश्रित है। आलोचकों का कहना है कि पेरियार ने इस नस्लीय सिद्धांत का इस्तेमाल करके उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक कृत्रिम विभाजन पैदा किया और अपनी अलगाववादी राजनीति को एक ऐतिहासिक आधार देने की कोशिश की। उनकी द्रविड़ नाड़ू की मांग को भी कई लोग भारत की एकता और अखंडता के लिए एक खतरे के रूप में देखते हैं। तीसरी आलोचना उनके नास्तिकता के प्रदर्शन को लेकर होती है। वे अक्सर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को जूतों की माला पहनाने या उन्हें तोड़ने जैसे प्रदर्शन करते थे। उनके आलोचकों का कहना है कि यह तर्कवाद का प्रचार नहीं, बल्कि कोई लाख लोगों की आस्था का जानबूझकर किया गया अपमान था। वे कहते हैं कि किसी के अंधविश्वास की आलोचना करने और किसी की आस्था का अपमान करने में एक बहुत बड़ा फर्क होता है, और पेरियार ने अक्सर इस रेखा को पार किया। यह भी कहा जाता है कि उनका हमला मुख्य रूप से हिंदू धर्म पर ही केंद्रित था, और वे दूसरे धर्मों की कुरीतियों पर उतनी मुखरता से नहीं बोलते थे।
तो हम पेरियार को कैसे समझें? क्या वे एक मसीहा थे जिन्होंने दबे कुचलों को आवाज दी, या वे एक विभाजनकारी नेता थे जिन्होंने समाज में नफरत फैलाई? शायद सच्चाई इन दोनों चरम सीमाओं के बीच में कहीं है। हमें पेरियार को उनके समय और उनके संदर्भ में देखना होगा। वे एक ऐसे समाज में लड़ रहे थे जहां अन्याय और भेदभाव बहुत ही क्रूर और संस्थागत था, और कभी-कभी एक सोए हुए समाज को जगाने के लिए एक बहुत ही जोरदार, एक बहुत ही चौंकाने वाले धमाके की जरूरत होती है। पेरियार वही धमाका थे। उनकी भाषा कठोर थी, उनके तरीके विवादास्पद थे, लेकिन उनका उद्देश्य बहुत स्पष्ट और ईमानदार था। और वो था एक ऐसे समाज का निर्माण करना जो स्वतंत्रता, समानता और मानवीय गरिमा पर आधारित हो। आप उनसे सहमत हो सकते हैं, आप उनसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। और शायद यही एक सच्चे क्रांतिकारी की सबसे मुख्य पहचान होती है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक जीवनी के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे एक व्यक्ति का साहस और तर्क पूरे समाज की सोच को बदल सकता है, और कैसे आत्मसम्मान की भावना हर तरह की गुलामी से मुक्ति का पहला कदम है। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे परंपराओं पर आंख बंद करके विश्वास न करें, कैसे हर चीज पर तर्क की कसौटी पर सवाल उठाएं, कैसे सामाजिक न्याय के लिए आवाज उठाएं, और कैसे एक स्वाभिमानी और स्वतंत्र जीवन जिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं, और आपके अंदर अपनी और अपने समाज की बेरियों को तोड़ने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें, और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है, और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी, और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।